जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल डॉक्टर ड्राम एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम PDF के माध्यम से भौतिक भूगोल की प्रकृति, भौतिक भूगोल की अवधारणा, भौतिक भूगोल की परिभाषा सभी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि जो है विभिन्न परीक्षाओं में जो है पूछे जाने वाले जो है प्रश्न रहेगा भौतिक भूगोल से, जैसे कि जो है UGC नेट हो गया, SSC हो गया, BPSC हो गया, रेलवे हो गया, यानी कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो है भौतिक भूगोल से जो है फिजिकल ज्योग्राफी से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम PDF के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो है ला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्या है, भौतिक भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है क्या है उसको समझते हैं। तो भौतिक भूगोल यहाँ पर देखिए क्या है कि भौतिक भूगोल भूगोल की प्रधान तथा सर्वप्रमुख शाखा है। क्या है? भौतिक भूगोल भूगोल की प्रधान तथा सर्वप्रमुख शाखा है। भौतिक भूगोल सामाजिक विज्ञानों को, खासकर मानव एवं सांस्कृतिक भूगोल की आधारशिला है। यहाँ जो है आधारशिला है। भौतिक भूगोल की प्रकृति का तात्पर्य उसके विषय स्वरूप से है। भौतिक भूगोल की प्रकृति का तात्पर्य उसके विषय स्वरूप से है, जिसके अंतर्गत निम्न पक्षों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि देखिए भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल की प्रकृति यानी नेचर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो भौतिक भूगोल भूगोल की प्रधान तथा सर्वप्रमुख शाखा है। भौतिक भूगोल सामाजिक विज्ञानों, खासकर मानव एवं सांस्कृतिक भूगोल की आधारशिला है। भौतिक भूगोल की प्रकृति का तात्पर्य उसके विषय स्वरूप से है, जिसके अंतर्गत निम्न पक्षों के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक भूगोल के प्रकृति में हो गया भौतिक भूगोल की अवधारणा तथा परिभाषा, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, भौतिक भूगोल का विकास, भौतिक भूगोल का महत्व। तो ये सभी की जानकारी हम आपको नीचे देने वाले हैं। अब चलते हैं कि 1.2 में देखिए क्या है कि भौतिक भूगोल अवधारणा तथा परिभाषा, कंसेप्ट एंड डिफिनीशन। भौतिक भूगोल का क्या है, कंसेप्ट एंड डिफिनीशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक भूगोल भूविज्ञानों यानी कि अर्थ साइंस के आधारभूत सिद्धांतों को समन्वित रूप है। ठीक है, भौतिक भूगोल भूविज्ञानों के आधारभूत सिद्धांतों का समन्वित रूप है। दूसरा हो गया आपका भौतिक भूगोल के भौतिक पर्यावरण के संगठनों यथा स्थल, जल, वायु एवं जीव का क्रमबद्ध अध्ययन है। भौतिक भूगोल पृथ्वी के स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, हिममंडल तथा जैवमंडल का वैज्ञानिक अध्ययन है। भौतिक भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत भूविज्ञानों के आधारभूत सिद्धांतों के अलावा भौतिक पर्यावरण एवं मानव के क्रियाकलापों के अंतर संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसका समझ लीजिए कि भौतिक भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत भूविज्ञानों के आधारभूत सिद्धांतों के अलावा भौतिक पर्यावरण एवं मानव के क्रियाकलापों के अंतर संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। उपर्युक्त अवधारणाओं के आधार पर भौतिक भूगोल की निम्न परिभाषा प्रस्तुत है। अब यहाँ पर देखिए कि भौतिक भूगोल
पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसके अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, हिममंडल, वायुमंडल तथा जैवमंडल का व्याख्यात्मक विवेचना किया जाता है। और यह कौन कहे थे? तो डॉक्टर सविंदर सिंह 2009 में। उसके बाद जो है 1.3 को बात करते हैं, भौतिक भूगोल, विषय क्षेत्र तथा विकास। भौतिक भूगोल की उपर्युक्त अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट एवं परिभाषाओं से भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र पर प्रकाश पड़ता है। यानी कि भौतिक भूगोल के क्षेत्र पर प्रकाश पड़ता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के निम्न 5 संगठकों तथा उनसे संबंधित विज्ञानों का व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण एवं मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों के मध्य पारस्परिक अंतरक्रियाओं एवं उनके प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं। भौतिक भूगोल की उपर्युक्त अवधारणाओं एवं परिभाषाओं से भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र पर प्रकाश पड़ता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के निम्न 5 संगठकों तथा उनसे संबंधित विज्ञानों का व्याख्यात्मक अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ भौतिक पर्यावरण एवं मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों के मध्य पारस्परिक अंतरक्रियाओं एवं उनके प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि स्थलमंडल में जो है आपको भू आकृतिक विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी है। उसके बाद जलमंडल हो गया आपका समुद्र विज्ञान, हिममंडल हो गया आपका हिम विज्ञान, उसके बाद वायुमंडल हो गया जलवायु विज्ञान, उसके जैवमंडल हो गया जैव भूगोल। तो आपको जो है कहाँ से जो है क्या पढ़ना है वो आगे है। अब चलते हैं कि उपर्युक्त संगठकों तथा उनसे संबंधित विज्ञानों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है। इन विषयों तथा विज्ञानों की विकासीय दशाओं का उल्लेख भी किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि स्थलमंडल यानी भू आकृतिक विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत स्थलमंडल, लिथोस्फीयर के ऊंचावचों, ये हो गया लिथोस्फीयर के ऊंचावचों, उनके निर्माणक प्रक्रमों, अंतर्गत एवं बहिर्जात बलों तथा उनके एवं मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भूलाकृति विज्ञान मुख्य रूप से स्थल रूपों का, यहाँ पर जो है भू आकृतिक विज्ञान होगा। भू आकृतिक विज्ञान मुख्य रूप से स्थल रूपों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत भूपटल एवं सागर नितल के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले ऊंचावचों स्थल रूपों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। प्रथम श्रेणी के ऊंचावच स्थल रूप महाद्वीप, महासागरीय बेसिन, इनके वितरण, उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। प्रथम श्रेणी के ऊंचावच में महाद्वीप, महासागरीय बेसिन को अध्ययन किया जाता है। इनके वितरण, उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच मतलब स्थल स्वरूप हो गया। द्वितीय श्रेणी के ऊंचावच में जो है पठार, पर्वत, झील, मैदान आदि का अध्ययन किया जाता है एवं भ्रंश आदि की विशेषताओं एवं उत्पत्ति के कारकों
अंतर्जात बलों की क्रिया विधियों का अध्ययन किया जाता है। तृतीय श्रेणी के उचावच बहिर्जात प्रकर्मों यथा बहता जल, सरिता, सागरीय तरंगों, भौम जल, पवन, हिमनद एवं परिहिमानी के द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा उत्पन्न स्थल रूप भू आकृतिक विज्ञान के अध्ययन का विकास निम्न चरणों में संपन्न हुआ है। प्रारंभिक काल स्थल रूपों का प्रारंभिक अध्ययन ग्रीस, यूनान तथा मिस्र में 500 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है। इस क्षेत्र में हेरोडोटस, अरस्तु एवं स्ट्रैबो का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उसके बाद जो है आकस्मिकवाद या प्रलयवाद, इस काल में त्वरित, शीघ्र या अचानक घटित होने वाली घटनाओं यथा ज्वालामुखी उद्भेदन, भूकंप, बाढ़ आदि का अध्ययन को ही महत्व दिया गया है। उसके बाद जो है एक रूपतावाद, स्टाइटिस भूवैज्ञानिक जेम्स हटन 1726 से 1797 ईस्वी ने एक रूपतावाद के सिद्धांत का निम्न दो प्रमुख संकल्पनाओं के आधार पर प्रतिपादन किया। एक था आपका वर्तमान भूत की कुंजी, दूसरा था न यादि का पता न अंत का पता, प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, नो वेस्टिज ऑफ ए बिगिनिंग, नो प्रोस्पेक्ट ऑफ एन एंड। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर चलते हैं। ये है डी कारपेंटियर, एस्मार्क, जेम्स गी की, अल्बर्ट फ्रैंक, वाल्टर फ्रैंक, ब्रुकनर, जे वाल्टर पेन। उसके बाद क्या है फसर जे यादी ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब क्या है कि अमेरिकन संप्रदाय जॉन पावेल अपर्दन का आधार तल जे के गिलबर्ट स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित कई नियमों, गतिक संतुलन आदि का प्रतिपादन विलियम मेरिस डेविस, भौगोलिक चक्र अनाच्छादन कालक्रम, अपर्दन का समान चक्र आदि ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 20वीं सदी के प्रथमार्ध में उल्लेखनीय योगदान किया है। तीसरा नंबर में 20वीं सदी में भू आकृतिक विज्ञान का विकास। बीसवीं सदी में भू आकृतिक विज्ञान का विकास हो गया। डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र अपर्दन चक्र के आधार पर लगभग सभी स्वाकृतिम प्रक्रमों सागरीय तरंग, वायु, भूमिगत जल, हिमानी एवं परिहिमानी द्वारा अपर्दन चक्र का निम्न विज्ञानियों द्वारा प्रतिपादन किया गया। अब क्या है कि शुक्ल अपर्दन चक्र डेविस 1903, 1905, 1930, हिमानी अपर्दन चक्र डेविस 1900 ईस्वी में और 1906 में, सागरीय अपर्दन चक्र डेविस 1912 में, जॉनसन 1919 में, क्रास्ट चक्र विधि 1911, सुइजिक 1948, परिहिमानी अपर्दन चक्र
पेल्टियर 1950। ठीक है। डेविस के अपरदन चक्र तथा स्थल रूपों के विकास के सिद्धांत की आलोचनाएं हुई तथा उनमें संशोधन सुझाए गए। यथा भू आकृतिक सिस्टम वाल्टर पैंक 1924 में, पेन प्लेन चक्र, पेन प्लेनेशन चक्र CH क्रिक में, पेन प्लेनेशन चक्र। उसके बाद क्या, भू आकृतिक सिस्टम का जो है सिद्धांत की आलोचना कौन किए थे, वाल्टर पैंक 1924 में। पेन प्लेनेशन चक्र की क्या किसने किया था, CH क्रिक में 1933 में। पेडी प्लेनेशन चक्र क्या है, LC किंग 1948 में। भू आकृतिक सिस्टम LC किंग 1953, 1962, 1963, 1967। सावाना अपरदन चक्र पूग 1966, सावाना अपरदन चक्र पूग 1966। उसके बाद जो है चलते हैं समय के परिवेश में स्थल रूपों के विकास की क्रमिक विकास अवस्थाओं के विपरीत गति संतुलन सिद्धांत का GK गिलबर्ट, JT हैक, AN स्ट्रॉलर आदि द्वारा प्रतिपादन किया गया। उसके बाद है नेक्स्ट, सन 1950 में से स्थल रूपों एवं उनके निर्माणक भू आकृतिक प्रक्रमों के अध्ययन में जनरल सिस्टम थ्योरी के आधार पर प्रतिरूपों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। स्थल रूपों के विकास से संबंधित कई भू आकृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। यथा जैसे कि गतिक संतुलक सिद्धांत किसने दिया था, तो JT हैक ने। गतिक संतुलन सिद्धांत JT हैक। भू आकृतिक सीमांत सिद्धांत किसने दिया था, स्टैनली सूम ने। उसका जो है विपर्तन स्थल रूप सिद्धांत मेरी मोरिसावा ने दिया था। विपर्तन स्थल रूप सिद्धांत किसने दिया था, तो मेरी मोरिसावा ने। खंडकालिक अपरदन सिद्धांत किसने दिया था, स्टैनली सूम ने। क्या दिया था, स्टैनली सूम ने। खंडकालिक अपरदन सिद्धांत किसने दिया था, स्टैनली सूम ने। और गतिक संतुलक सिद्धांत किसने दिया था, JT हैक ने। भू आकृतिक सीमांत सिद्धांत किसने दिया था, स्टैनली सूम ने। ठीक है। उसके बाद जो है चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है कि आपका यहाँ से देखिए, जलवायु भू आकृतिक विज्ञान, क्लाइमेटिक जियोमॉर्फोलॉजी, आकारजनक प्रदेश, मोनोहोजेंटिक रीजन। ठीक है, मोनोहोजेंटिक रीजन क्या देखिए, मोनोहोजेंटिक रीजन। व्यवहारिक भू आकृतिक विज्ञान, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी हो गया। व्यवहारिक भू आकृतिक विज्ञान, मानव जनिक भू आकृतिक विज्ञान, नगरीय भू आकृतिक विज्ञान,
नगरीय भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृतिक आपदाएं आदि भू आकृति विज्ञान की नई उपशाखाओं का विकास हुआ। जलमंडल और समुद्र मंडल। अब क्या है कि जलमंडल में हम समुद्र विज्ञान है, समुद्र विज्ञान हो गया आपका जो है ओशनोग्राफी, ठीक है, क्या है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में जो है जलमंडल हाइड्रोस्फीयर या सागरों के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं। जलमंडल या सागरों के अध्ययन को समुद्र विज्ञान कहते हैं। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत जलमंडल के वितरण, उत्पत्ति, भौतिक एवं रासायनिक गुणों, जैविक पक्षों, महासागरीय गतियों, महासागरीय धाराएं तथा ज्वार भाटा, सागरीय संसाधनों आदि का अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान की निम्न प्रमुख शाखाएं हैं। भौमिकीय समुद्र विज्ञान, ठीक है, जियोलॉजिकल ओशनोग्राफी। इसके अंतर्गत निम्न का अध्ययन किया जाता है। सागर नितल की विशेषताओं, महासागरीय बेसिनों की उत्पत्ति, प्लेट संचलन तथा सागरीय तली का प्रसरण, सागरीय अवसाद तथा निक्षेप आदि। भू आकृतिक समुद्र विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजिकल ओशनोग्राफी। इसके अंतर्गत निम्न का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। सागरीय तरंगों द्वारा तटीय अपरदन की क्रिया विधि या एवं उनसे उत्पन्न अपरदन एवं निक्षेपण जनित स्थल रूप। भौतिक समुद्र विज्ञान। भौतिक समुद्र विज्ञान के अंतर्गत महासागरीय जल के भौतिक गुण तथा यथा सागरीय जल का तापमान एवं घनत्व के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक समुद्र विज्ञान। इसके अंतर्गत सागरीय लवणता के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि यह सागरीय जल के घनत्व, सागरीय जल की गतियों, वाष्पीकरण प्रक्रिया तथा सागरीय जीवों को प्रभावित एवं नियंत्रित करती है। गति समुद्र विज्ञान। डायनामिक ओशनोग्राफी, ठीक है, गतिक समुद्री विज्ञान। अब क्या है गतिक समुद्र विज्ञान में हो गया प्रमुख विषय सागरीय तरंगों एवं महासागरीय धारों को, ठीक है, ज्वार भाटा, सुनामी, ज्वारीय एवं तूफान तरंगों का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। जैव समुद्र विज्ञान, बायोलॉजिकल ओशनोग्राफी, ठीक है, इसके अंतर्गत निम्न अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। सागरीय पौधों, सागरीय जंतुओं, सागरीय सूक्ष्म जीवों की विशेषताओं एवं उनका वितरण, सागरीय आवास, सागरीय तल भूमि, उसके बाद सागरीय बायो, सागरीय पारिस्थितिकीय उत्पादकता आदि। आर्थिक समुद्र विज्ञान। इसके अंतर्गत जीवीय संसाधनों, खनिज संसाधनों, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा तथा बायोमास ऊर्जा के वितरण, भंडार एवं विदोहन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है। समुद्र विज्ञान का विकास। होमर 1000 ईस्वी पूर्व से हेकाटियस 500 ईस्वी पूर्व के काल की उपलब्धियां निम्नवत रही है। रूम सागर के विषय में ज्ञान, पाइथस द्वारा ज्वार का अध्ययन, टॉलमी द्वारा विश्व के मानचित्र का प्रस्तुतिकरण आदि। उसके बाद दूसरा में क्या है अंध युग, द्वितीय सदी ईस्वी से 14वीं सदी ईस्वी तक विज्ञान के क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। उसका तीसरा में खोज एवं अन्वेषण का महायुग 15वीं सदी ईस्वी से 16वीं सदी ईस्वी के 200 वर्षों के काल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। समुद्र विज्ञान के विकास में इस काल की निम्न प्रमुख उपलब्धियां हैं।
कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज किया गया। वास्को डी गामा द्वारा भारत का आगमन हुआ। मैगेलन द्वारा ग्लोबल की परिक्रमा किया गया। 1570 में आर्टोलियस द्वारा विश्व के मानचित्र का निर्माण किया गया। तटीय भू आकृति की सागरीय धाराओं के सैद्धांतिक आधार सागरीय लहरों से संबंधित कार्य। सत्रहवीं सदी ईस्वी से 19वीं सदी ईस्वी के इस काल में समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्यों में निम्नलिखित उपलब्धियां अधिक महत्वपूर्ण हैं। न्यूटन द्वारा ज्वार की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन। एडवर्ड फोर्ब्स 1815 से 1854 ईस्वी द्वारा गहराई में रहने वाले सागरीय जीवों के प्रकारों, विशेषताओं एवं उनके वितरण का अध्ययन। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रजातियों का उद्भव। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रजातियों का उद्भवन नामक सिद्धांत का प्रतिपादन। सागरीय जीवों के वितरण एवं विभिन्न मंडलों की खोज तथा सागरीय जीवों का मानचित्र। चैलेंजर अभियान काल 1830 से 1882 में निम्न महत्वपूर्ण कार्य किए गए। थॉमसन द्वारा महासागरों की गहराई का मापन किया गया। सारगाइसो सागर तलीय उच्चावच, सागरीय जल के तापमान तथा सागरीय निक्षेपण का अध्ययन। कोरल रीफ प्रवाल भित्ति की संरचना तथा उत्पत्ति की व्याख्या। पेलैजिक निक्षेपों के वितरण के विश्व मानचित्र का निर्माण। जॉन मरे 1841-1914 ईस्वी द्वारा स्कॉटलैंड के उत्तर प्रदेश में अंतःसागरीय कटक की खोज। प्लैंकटन सागर नित्तल के निक्षेप तथा कोरल रीफ की संरचना एवं उत्पत्ति का अध्ययन। एस्टॉल की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन आदि उल्लेखनीय कार्य किए गए। 6वां चैलेंजर उपरांत काल। चैलेंजर अभियान के बाद समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में निम्न योगदान महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर अगासिज द्वारा न्यूफाउंडलैंड तथा फ्लोरिडा के मध्य गल्फ स्ट्रीम का निर्धारण तथा उसकी उत्पत्ति, फिजी एवं मालदीव द्वीपों का अध्ययन। आगाज सागरीय भागों में जीवों का अध्ययन। एफ नानसेन द्वारा सर्वप्रथम उत्तरी ध्रुव की खोज। आर्कटिक सागर के वायुमंडलीय एवं सागरीय संचरण प्रतिरूप का अध्ययन। 20वीं सदी में समुद्र विज्ञान की प्रगति। आधुनिकतम जलपोतों, उपकरणों तथा प्रयोगशालाओं से लैस एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर आपसी सहयोग के साथ आधुनिक समुद्र में शोध कार्य की 20वीं सदी के आगमन के साथ ही शुरुआत होती है। 20वीं सदी में समुद्र विज्ञान के विकास में निम्न प्रगति हुई है। पहला, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का विकास। दूसरा हो गया अंतर विषयक उपागम का उपयोग। तीसरा हो गया समुद्रों से संबंधित आंकड़ा समूह को प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों तथा विधियों का उपयोग। लास्ट हो गया सागरीय जीवों, सागरीय अपसादों एवं निक्षेपों,
सागरीय जल आदि के नमूनों के संकलन में नमूनों के संकल्प में समुचित उपयोगी प्रतिचयन विधियों का विकास एवं उपयोग। नेक्स्ट, महासागरीय नितल के ऊंचाइयों का निर्धारण। नेक्स्ट, महासागरीय जल की लवणता, तापमान तथा घुली ऑक्सीजन का मापन। नेक्स्ट, आधुनिकतम प्रौद्योगिक विधियों तथा उपयुक्त उपकरणों के उपयोग के साथ महासागरों का बृहद स्तरीय सर्वेक्षण। नेक्स्ट, सरकारी एजेंसियों द्वारा आर्थिक सहायता। नेक्स्ट, सागरीय शोध को बढ़ावा देने के लिए सागरीय संस्थाओं तथा संस्थानों की स्थापना। नेक्स्ट, सागरीय शोधों में अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं तथा बहुराष्ट्रीय संगठनों एवं सहयोग का शुरुआत। नेक्स्ट, तकनीकी स्तर पर सर्वाधिक विकसित जलायनों उपकरणों तथा प्रशिक्षित वैज्ञानिकों के साथ कई महासागर अभियान प्रारंभ किए गए आदि। 21वीं सदी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में समुद्र विज्ञान का अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि सागरों का आर्थिक एवं सामरिक महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अतः व्यावहारिक समुद्र विज्ञान की लोगों का ध्यान अधिक आकृष्ट हो रहा है। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत सागरीय पारिस्थितिक तंत्र एवं सागरीय पारिस्थितिक अध्ययन का केंद्र बिंदु बन गई है। बहु अंतर विषयक अध्ययनों, आधुनिक तकनीकों एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से 21वीं शताब्दी में समुद्र विज्ञान का भविष्य उज्ज्वल दिखाई दे रहा है। सागर तल में वृद्धि, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी तथा प्रचंडता में वृद्धि, प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग की बढ़ती घटनाएं, एल नीनो परिघटना में वृद्धि, आर्कटिक सागर में हिम चादरों का पिघलाव, सन 2004 में कातिल सुमंत्रा सुनामी की भयावह घटना आदि ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने वर्तमान सदी में सामुद्रिक शोध को अत्यधिक सार्थक एवं महत्वपूर्ण बना दिया है। उसके बाद है वायुमंडलीय जलवायु विज्ञान। पृथ्वी के चारों तरफ फैले गैसीय आवरण वाले वायुमंडल के विभिन्न पक्षों के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ फैले गैसीय आवरण वाले वायुमंडल के विभिन्न पक्षों के अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर मौसम एवं जलवायु में अंतर स्थापित करना आवश्यक है। मौसम लघु समय, दिन, सप्ताह तथा महीना के संदर्भ में किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं यथा तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता, दृश्यता आदि के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। मौसम किसे कहते हैं? तो लघु समय, दिन, सप्ताह तथा महीना के संदर्भ में किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं यथा तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता, दृश्यता के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक समय से दूसरे समय के अत्यंत परिवर्तनशील होता है। अब क्या है? जलवायु लंबी अवधि कई वर्ष के दौरान मौसम संबंधी दशाओं के साधारणीकरण को जलवायु कहते हैं। जलवायु किसे कहते हैं?
तो लंबी अवधि कई वर्ष के दौरान मौसम संबंधी दशाओं के साधारणीकरण को जलवायु कहते हैं। साधारणीकरण को जलवायु कहते हैं। इस तरह स्पष्ट है कि यदि मौसम वायुमंडलीय की क्षणिक एवं अल्पकालिक दशा का बोध कराता है तो जलवायु दीर्घकालिक औसत मौसम संबंधी दशा का है। अब ऋतु विज्ञान क्या है? ऋतु विज्ञान मेटेरोलॉजी, ठीक है, मेटेरोलॉजी। अब क्या है? निचले वायुमंडल की भौतिक दशाओं के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। निचले वायुमंडल की भौतिक दशाओं के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत वायुमंडल के तत्वों या घटनाओं एवं गतियों मुख्य रूप से पवन संचार का इस उद्देश्य के साथ अध्ययन किया जाता है कि इन गतियों की व्याख्या की जा सके और मौसम का पूर्वानुमान भी किया जा सके। वायु विज्ञान एयरोलॉजी क्या? एयरोलॉजी। वायु विज्ञान ऋतु विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत वायुमंडल की रासायनिक एवं भौतिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसे एयरोनॉमी भी कहते हैं। एयरोनॉमी भी कहते हैं। वास्तव में ऊपरी वायुमंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को वायु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान की शाखा क्या है? जलवायु विज्ञान की शाखाएं जलवायु विज्ञान की निम्नलिखित 3 उपशाखाएं हैं। पहला भौतिक गति जलवायु विज्ञान। भौतिक या गति जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ऊष्मा एवं ऊर्जा, वायु संचार तथा आर्द्रता के स्थानांतरण एवं आदान प्रदान में स्थानिक एवं कालिक विभिन्नताओं के कारकों एवं कारणों की व्याख्या की जाती है। पहला उपशाखा क्या है? भौतिक गति जलवायु विज्ञान, ठीक है। तो भौतिक या गतिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत ऊष्मा एवं ऊर्जा, वायु संचार तथा आर्द्रता के स्थानांतरण एवं आदान प्रदान में स्थानिक एवं कालिक विभिन्नताओं के कारकों एवं कारणों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। दूसरा प्रादेशिक जलवायु। प्रादेशिक जलवायु के अंतर्गत विश्व जलवायु प्रकारों, उनके वितरण प्रतिरूप तथा उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। स्थानिक मापक या क्षेत्र के आधार पर इसके 3 उप प्रकार हैं। मतलब प्रादेशिक जलवायु है जो प्रादेशिक जलवायु के अंतर्गत विश्व जलवायु प्रकारों, उनके वितरण प्रतिरूप तथा उनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। स्थानिक मापक या क्षेत्र के आधार इसके 3 उपकरण हैं। इसके भी क्या है? 3 उपकरण है, ठीक है। पहला हो गया सूक्ष्म स्तरीय जलवायु, दूसरा हो गया मध्य स्तरीय जलवायु एवं स्थानीय जलवायु, तीसरा हो गया बृहद स्तरीय जलवायु या भौगोलिक जलवायु, ठीक है। ये हो गया 3 नंबर का हो गया व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, जो आपको जो है व्यवहारिक जलवायु विज्ञान हो गया। तो मानवीय क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करने वाले मौसम एवं जलवायु के कारकों एवं उनकी प्रक्रियाओं, मानव के क्रियाकलापों द्वारा मौसम एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तनों तथा उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं यथा भूमंडलीय ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन के निदान हेतु जलवायु के सिद्धांतों का उपयोग का अध्ययन करने वाले विज्ञान को व्यवहारिक जलवायु विज्ञान कहते हैं। व्यवहारिक जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं? तो मानवीय क्रियाओं को प्रभावित एवं नियंत्रित करने वाले मौसम एवं जलवायु के
कारकों एवं उनकी प्रक्रियाओं, मानव के क्रियाकलापों द्वारा मौसम एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तनों तथा उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं यथा भूमंडलीय ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन के निदान हेतु जलवायु के सिद्धांतों का उपयोग का अध्ययन करने वाले विज्ञान को व्यवहारिक जलवायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु विज्ञान का विकास। जलवायु विज्ञान के क्रम विकास इतिहास को निम्न कालों में विभाजित किया जाता है। पहला, प्राचीन काल। प्राचीन ग्रीक विचारकों ने भूमंडल को अक्षांशों के आधार पर निम्न 3 प्रमुख तापमंडलों में विभाजित किया था। पहला, उष्णकटिबंधीय तापमान जो 23.5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य। दूसरा, शीतोष्ण तापमान मंडल दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य। तीसरा, शीत तापमान मंडल दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अब दूसरा में क्या है कि वैज्ञानिक विश्लेषण का काल। जलवायु विज्ञान का एक विज्ञान के रूप में 17वीं सदी में अभ्युदय हुआ। इस काल की निम्न उपलब्धियां रही। तापमान के नापने के लिए गैलीलियो ने 1593 तथा सेंटोरे ने 1662 में थर्मामीटर का आविष्कार किया। अब देखिए, तापमान को नापने के लिए गैलीलियो ने 1593 ईस्वी में आविष्कार किया। सेंटोरे ने 1612 ईस्वी में थर्मामीटर का आविष्कार किया। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो सेंटोरे ने। कब किया? तो 1612 ईस्वी में। तापमान को नापने के लिए जो है कब, देखिए एक बार और समझिए, क्या है कि तापमान नापने के लिए गैलीलियो ने 1593 ईस्वी तथा सेंटोरे ने 1612 ईस्वी में थर्मामीटर का आविष्कार किया। ठीक है। दूसरा में वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए टोरिसेली द्वारा 1643 ईस्वी में बैरोमीटर का आविष्कार किया। वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए टोरिसेली द्वारा 1643 में बैरोमीटर का आविष्कार किया। बैरोमीटर से क्या मापन किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को। ठीक है। उसके बाद जो है वायुमंडलीय गैस से संबंधित बॉयल द्वारा गैस नियम का प्रतिपादन। नेक्स्ट है हैडली द्वारा 1755 ईस्वी में उष्णकटिबंधीय पवन संचार से संबंधित हैडली कोशिका नाम से कोशिका मंडल का प्रतिपादन। सन 1641 में डॉक्टर क्रेस्ट द्वारा तापमान के मापन के लिए सेंटीग्रेड मापन का उपयोग। प्रादेशिक वर्णन काल 18वीं एवं 19वीं सदी तक मौसम के तत्वों का प्रादेशिक एवं भूमंडलीय स्तर पर अध्ययन चलता रहा। मौसम मानचित्रों का निर्माण प्रारंभ हो गया। ल्यू होवार्ड द्वारा सर्वप्रथम सन 1803 में बादलों का वर्गीकरण किया गया। हम्बोल्ट ने 1817 में समताप रेखाओं द्वारा तापमान के
वितरण मानचित्र का निर्माण किया गया। समताप रेखाओं, ठीक है, हम्बोल्ट ने 1817 में समताप रेखाओं द्वारा तापमान के वितरण मानचित्र का निर्माण किया। कब किया था? तापमान समताप रेखाओं द्वारा तापमान के वितरण मानचित्र का निर्माण 1817। हम्बोल्ट ने सन 1817 में समताप रेखाओं द्वारा तापमान के वितरण मानचित्र का निर्माण किया। अगस्त द्वारा सन 1825 ईस्वी में साइकोमीटर नामक आर्द्रतापमापी यंत्र का आविष्कार किया। अगस्त द्वारा सन 1825 में साइकोमीटर नामक आर्द्रतामापी यंत्र, तो ये अगस्त क्या है? अगस्त द्वारा सन 1825 में साइकोमीटर नामक आर्द्रतामापी यंत्र का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट, H.W. डोब द्वारा वायुमंडलीय तूफानों से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट, G.G.D. कोरियालिस द्वारा सन 1844 में पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित विक्षेप बल या विक्षेप प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किया गया, जो आगे चलकर कोरियालिस बल या कोरियालिस प्रभाव नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट, आगे चलकर कोरियालिस बल के प्रभाव के आधार पर वायु की दिशा तथा वायु दाब संबंधी निम्न दो नियमों का प्रतिपादन किया गया। पहला, फेरल का नियम, दूसरा वाइसब्लेट का नियम। अब क्या है कि बरहास ने 1845 में सर्वप्रथम विश्व वर्षा मानचित्र तैयार किया। बरहाउस ने 1845 ईस्वी में प्रथम विश्व वर्षा मानचित्र तैयार किया। प्रथम विश्व वर्षा मानचित्र तैयार किया कौन? तो बरहाउस ने। कब? तो 1845 में। इसलिए इसको बरहाउस ने 1845 में प्रथम विश्व वर्षा मानचित्र तैयार किया। जर्मन जलवायुवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने सन 1900 ईस्वी में विश्व जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जर्मन जलवायुवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने सन 1900 ईस्वी में विश्व जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उसके बाद है सा तथा लैम्फर्ट ने शीतोष्ण चक्रवातों की व्याख्या की। सा तथा लैम्फर्ट ने शीतोष्ण चक्रवातों की व्याख्या की। आगे चलकर शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति से संबंधित गतिक सिद्धांत, संवहनीय तरंग सिद्धांत, भंवर सिद्धांत, ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत या लहर सिद्धांत आदि का प्रतिपादन किया गया। 20वीं सदी में जलवायु विज्ञान। इस काल की अब क्या, 20वीं सदी में जलवायु विज्ञान इस काल की अग्रलिखित प्रमुख विशेषता है। मौसम एवं जलवायु के तत्वों एवं विचारों से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं की नियमित रूप से प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयुक्त तकनीकों में निरंतर सुधार एवं प्रगति है। विश्व जलवायु के वर्गीकरण के लिए सघन प्रयास
जलवायु परिवर्तन के प्रति चिंता तथा उनसे निपटने के लिए निरंतर प्रयास, मौसम के पूर्वानुमान की विधियों एवं उपागमों में निरंतर सुधार एवं प्रगति। व्यवहारिक जलवायु विज्ञान पर अधिकाधिक ध्यान, भूमंडलीय पर्यावरण में परिवर्तन तजनित जलवायु परिवर्तनों की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नियंत्रण वृद्धि, मुख्य रूप से स्थानीय, प्रादेशिक एवं भूमंडलीय स्तरों पर मानव जनित पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण तथा उनसे होने वाले संभावित जलवायु परिवर्तन के कारणों, खासकर ओजोन क्षरण एवं हरित गृह गैसों के उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसेज, हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि तथा उनके वायुमंडल में बढ़ते सांद्रण पर गहरी चिंता तथा उनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की दिशा में निरंतर प्रयास। अब चलते हैं जैव मंडल, जैव भूगोल। बायोजियोग्राफी का मतलब हो गया जैव भूगोल या जैव मंडल, ठीक है। बायोजियोग्राफी, जैव भूगोल। पृथ्वी की सतह के चारों तरफ व्यास आवरण को जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह के चारों तरफ व्यास आवरण को जैव मंडल कहते हैं, जिसमें वनस्पतियों तथा जंतुओं की सभी प्रजातियां बिना किसी रक्षक साधन के विकसित होती है। जैव मंडल के दो प्रमुख संगठक होते हैं। पहला भौतिक संगठक, जो पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव तथा भौतिक संकट, स्थल, मिट्टिया, जल, वायु तथा ऊर्जा, जैव मंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जैव भूगोल कहते हैं। जैव मंडल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को जैव भूगोल कहते हैं। जैव भूगोल की शाखाएं, जैव भूगोल की शाखाएं दो है। पादप भूगोल, प्लांट जियोग्राफी, उसके बाद जंतु भूगोल, जू जियोग्राफी। पौधों एवं जंतुओं के समुदाय के अध्ययन के उपागमों के आधार पर जैव भूगोल को निम्न 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। जैव भूगोल को कितने शाखाओं में विभाजित किया गया? तो 3 शाखाओं में। तो पहला शाखा का क्या नाम है? पारिस्थितिकीय जैव भूगोल। परिस्थितिकीय जैव भूगोल, इकोलॉजिकल बायो जियोग्राफी। दूसरा है ऐतिहासिक जैव भूगोल। तीसरा है संरक्षण जैव भूगोल, कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी। मतलब संरक्षण जैव भूगोल हो गया कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी। दूसरा में है जैव भूगोल ऐतिहासिक विकास, ठीक है। जैव भूगोल ऐतिहासिक विकास ये किसका है? जैव मंडल की प्रमुख 2 घटक हो गया, जिसमें पहला ये हो गया, दूसरा ये है। जैव भूगोल पहला हो गया जैव भूगोल की शाखा है, दूसरा हो गया जैव भूगोल ऐतिहासिक विकास। अब क्या है कि जैव भूगोल का आधार प्रारंभ में आरंभिक प्रकृति वैज्ञानिकों, अन्वेषक प्रकृति वैज्ञानिकों यथा हम्बोल्ट, एडवर्ड फॉर्ब्स, जोसेफ हुकर, लुई अगासिये, अल्फ्रेड बैलास, चार्ल्स डार्विन आदि के कार्यों पर निर्भर करता है। आरंभिक काल में जीवों के वितरण में विषमताओं एवं असंगतियों की व्याख्या तथा स्पष्टीकरण के लिए निम्न 2 संकल्पनाएं विकसित हुई है। कितने संकल्पनाएं? 2 संकल्पनाएं। जीवों का उनके भौतिक पर्यावरणों के साथ अनुकूल प्राकृतिक चयन,
नेचर सेलेक्शन। इन्हीं दो संकल्पनाओं के आधार पर चार्ल्स डार्विन के प्रजातियों के उद्भव तथा विकास ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। मतलब प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। इन्हीं दो संकल्पनाओं के आधार पर चार्ल्स डार्विन के प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। जैव भूगोल के विकास में निम्न विद्वानों के योगदान महत्वपूर्ण है। इनका संक्षिप्त उल्लेख अगली पंक्तियों में दिया जा रहा है। अब है जॉर्ज बफन 1761 में क्या है, जॉर्ज बफन के द्वारा 1761 में उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप के अधिकांश जंतुओं खासकर स्तनधारी में समानता पाई जाती है। पृथ्वी से विभिन्न जीवों का विलोपन हो जाता है तथा वे अदृश्य हो जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के कई उष्णकटिबंधीय जंतुओं में असमानता पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण पहले इन दोनों महाद्वीपों का जुड़े रहना। विभिन्न महाद्वीपों के वर्तमान जंतुओं का एक दूसरे से अलगाव महाद्वीपीय प्रभाव के कारण हुआ। प्रजातियों में विविधता का सूत्रपात जलवायु के कारण हुआ। भूगोल, जलवायु एवं प्रजातियों की प्रकृति सर्वदा स्थिर नहीं होती है वरन गतिशील होती है तथा उनमें स्थानिक एवं कालिक परिवर्तन होते रहता है। महाद्वीप गतिशील होते रहते हैं, अतः सागरों का महाद्वीप भागों पर विस्तार तथा निवर्तन होता रहता है, जिस कारण जलवायु एवं प्रजातियों में विभिन्नता हो जाती है। बफन का यह विचार बफन नियम के रूप में जाना जाता है। यदि जॉर्ज फॉस्टर ने जो है, इन्होंने भौगोलिक एवं जलवायु दशाओं द्वारा विलग विश्व के अलग अलग प्रदेशों के पौधों एवं जंतुओं के वितरण की व्याख्या के लिए बफन नियम का उपयोग किया। फोर्स्टर ने वनस्पति प्रवणता की वेजिटेशन ग्रेडियंट की संकल्पना का प्रतिपादन किया। फोस्टर ने वनस्पति प्रवणता की संकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पादप प्रजातियों में कमी होती जाती है। फोस्टर ने सर्वप्रथम द्वीपों जैव भूगोल का अभिनिर्धारण किया। द्वीपीय जैव भूगोल का अभिनिर्धारण किया। अलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट चिम्बोरैजो ज्वालामुखी पर्वत पर
भूतल से शीर्ष तक पौधों के विभिन्न मंडल पाए जाते हैं, अर्थात किसी पर्वत के सहारे ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, इस पर्वत के निचले भाग में उष्णकटिबंधीय पौधे, मध्य भाग में शीतोष्ण पौधे तथा शीर्ष पर आर्कटिक पौधे पाए जाते हैं। वनस्पतियों में ऊंचाइयों के साथ इस विभिन्नता को तुंगता पादप मंडल कहा जाना चाहिए। तुंगता पादप मंडल कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट, हमबोल्ट ने पौधों के समूह को पादप शास्त्र का नाम दिया। हमबोल्ट ने उपर्युक्त 5 वर्षीय अपनी खोज यात्रा दौरान अपने विचार को 30 खंडों में सन 1805 में प्रकाशित पुस्तक में सम्मिलित किया। अगस्टिन द कैंडोल, ठीक है, अगस्टिन द कैंडोल प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री कैंडोल ने जैव भूगोल में निम्न योगदान दिया। जल, वायु तथा जंतुओं का पादप विसरण के क्रिया के सक्रिय कारक के रूप में पहचान के अलावा कैंडोल ने पौधों के प्रसरण के अवरोधकों के रूप में स्थल अवरोधक, पर्वत एवं रेगिस्तान, जलीय अवरोधक, वृत्ताकार झील तथा सागर तथा स्थानीय पौधों द्वारा आयातित पौधों से प्रतिस्पर्धा का भी अभिनिर्धारण किया गया। कैंडोल ने सबसे पहले स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादित किया। कैंडोल ने सबसे पहले स्थानिक पादप की संकल्पना का प्रतिपादन किया। किसी निर्दिष्ट जलवायु एवं पर्यावरणीय दशाओं वाले निर्दिष्ट क्षेत्र में उगने एवं विकसित होने वाले पौधों को स्थानिक पादप कहते हैं। कैंडोल ने 20 वनस्पतियों प्रदेशों का निर्धारण किया, जिनमें से 18 स्थलीय, महाद्वीपीय तथा 2 सागरीय, मुख्य रूप से द्वीपीय प्रदेश वनस्पति मंडल थे। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पौधे के द्विध्रुवीय वितरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के द्विध्रुवीय वितरण का संकल्पना का प्रतिपादन किया, अर्थात दोनों गोलार्धों उत्तर तथा दक्षिण में पौधों की शीतोष्ण प्रदेश की कुछ प्रजातियों की उभयनिष्ठता, अर्थात कुछ प्रजातियों दोनों गोलार्धों के शीतोष्ण प्रदेशों में समरूप है। कैंडोल ने पौधे के वियुक्त वितरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया। कैंडोल ने पौधों के वियुक्त वितरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया, अर्थात एक दूसरे से अलग थलग क्षेत्रों के पौधों की असमान प्रजातियों का पाया जाना है। चार्ल्स डार्विन 1859। ज्ञातव्य है कि डार्विन पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्रजातियों के उद्भव के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वरन ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रजातियों के उद्भव के निम्न प्रक्रमों एवं क्रियाविधियों का निर्धारण किया। प्राकृतिक चयन, नेचर सिलेक्शन, अनुकूलन, एडेप्टेशन, उसका श्रेष्ठतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके बाद एडोल्फ एंगर प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार
विश्व वनस्पति प्रदेशों का सन 1879 में निर्धारण किया तथा उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित किया। इन्होंने विश्व के 4 विशिष्ट एवं प्रमुख वनस्पति प्रदेशों का अभिनिर्धारण किया, जिनका नामकरण निम्न रूप में किया गया। देखिए, एडोल्फ इंगलर प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार विश्व वनस्पति प्रदेशों का सन 1879 में निर्धारण किया तथा उन्हें मानचित्र पर प्रदर्शित किया। इन्होंने विश्व में 4 विशिष्ट एवं प्रमुख वनस्पति प्रदेशों का अभिनिर्धारण किया, जिनका नामकरण निम्न रूप से किया गया। उत्तरी बरही उष्णकटिबंधीय प्रदेश, प्राचीन उष्णकटिबंधीय प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका प्रदेश तथा प्राचीन महासागर प्रदेश। अल्फ्रेड रसेल वेलास ने फिलिप एस्केलेटर 1858 के साथ मिलकर जंतुओं पर कार्य किया तथा जंतु भूगोल के क्षेत्र का संबंध किया। इन्होंने विश्व में निम्न 6 जंतु भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया तथा उन्हें विश्व मानचित्र पर दर्शाया। पूरा आर्कटिक जंतु प्रदेश, नूतन आर्कटिक प्रदेश, अफ्रीकी प्रदेश, प्राच्य प्रदेश, नवायनवर्ती प्रदेश, ऑस्ट्रेलिया प्रदेश। अल्फ्रेड रसेल वेलास को प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के उद्भवन की प्रक्रिया के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है। वेलास की 2 पुस्तकें, द मालाई आर्चीपिलागो एवं द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल्स एंड इंलैंड लाइफ को जंतु भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ये था आप लोगों को जो है बेसिक जो है फिजिकल ज्योग्राफी का जो है ये पीडीएफ था, और ये पीडीएफ आपको जो पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को जो है पूरी जानकारी दे चुके हैं, क्योंकि जो है आप जान रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो है पीडीएफ के माध्यम से कोशिश किया है कि चैप्टर 1 के यानी भौतिक भूगोल विषय प्रवेश 1, ठीक है, जो आपको जो है विषय सूची के आधार पर हम पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को जो है बेसिक जानकारी देने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आप सभी जो है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सोलर सिस्टम से आएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।